आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। जब हमने इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था तब हमने स्टडी किया था कि इंटीग्रेशन टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो स्टडी कर लिया है। जितने टाइप के इंटीग्रेशन फाइंड करने के जितने भी मेथड्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे इनडेफिनेट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, क्योंकि हमें उसमें एक डिफाइंड वैल्यू नहीं मिलती, हमेशा उसमें हमें एक कांस्टेंट मिलता है। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन स्टडी करेंगे जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में हमने उसका डेफिनेशन स्टडी किया हुआ है। डेफिनेट इंटीग्रेशन मेनली अगर हम किसी इंटीग्रेशन में एक लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो उसकी एक हमें डिफाइंड वैल्यू मिल जाती है, तो उस तरह के इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे अगर हमें इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन का और यहाँ पर हम कुछ लिमिट अप्लाई कर देते हैं। सपोज हम यहाँ पर अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये फंक्शन f(x) है जिसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर रही है। अब जब हम सिंपल f(x) का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरे फंक्शन का करेंगे, पर अगर हम यहाँ पर लिमिट लगा दें कि हमें x = 2 से x = 5 तक ही करना है, तो उस कंडीशन पर हमें सिर्फ इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन करना है, इतने पोर्शन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसलिए जब हम इसे लिखेंगे तो हम यहाँ पर x की लिमिट्स लिखेंगे। तो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इस एरिया को नहीं लेना है, इस एरिया को नहीं लेना है, केवल हमें इस क्लोज्ड एरिया को ही लेना है। तो इस तरह से जब हम किसी इंटीग्रेशन पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो उस टाइप के इंटीग्रेशन को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। हम उनके जो लिमिट हम अप्लाई करते हैं उसे हम इंटीग्रेशन साइन के नीचे एंड ऊपर यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ इस इंटीग्रेशन को कहते हैं, इस लिमिट को कहते हैं लोअर लिमिट और इस लिमिट को कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो जब भी हमें किसी भी इंटीग्रेशन में इस तरह की लिमिट्स दिखेंगी तब हम कहेंगे कि वो हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलेगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम इस तरह से लिमिट अप्लाई करते हैं। अब इस लिमिट को हम अप्लाई कैसे करते हैं, तो सबसे पहला प्रोसीजर है कि हम इसे इंटीग्रेट करें। सपोज हम मान लेते हैं हमने इंटीग्रेशन किया और हमें कैपिटल f(x) मिल गया। अब इंटीग्रेशन हम कर चुके, मतलब इस साइन का काम हो गया, साइन और dx इसका काम हो गया, हमने इंटीग्रेशन कर लिया। अब इसके बाद हम एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं और इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिखते हैं लोअर लिमिट, यहाँ पर लिखते हैं अपर लिमिट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो पहले हम अप्लाई करते हैं अपर लिमिट को, ये हमें मिल जाएगा f(5) और उसके बाद माइनस साइन लगाते हैं। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं लोअर लिमिट को। ओके, तो इस तरह से हम अगर हमें कोई भी लिमिट गिवन होता है इंटीग्रेशन में तो इस तरह से हम लिमिट अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन भी स्टडी करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हम दो तरह से स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं लिमिट ऑफ सम और सेकेंड हम स्टडी करते हैं जिसमें हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन का टाइप गिवन होता है। तो सेकेंड हम स्टडी करते हैं जहाँ पर हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में लिमिट गिवन हो और कोई फंक्शन गिवन हो जिसका हमें इंटीग्रेशन करना हो, तो इसे हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी स्टडी करने जाएंगे तो हम इन दोनों तरह से उसे स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में हम इसका जो फर्स्ट टाइप है लिमिट ऑफ सम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिट ऑफ सम होता क्या है और हम इस मेथड से इंटीग्रेशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। अब इसके लिए हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये हमें मिल रहा है y एक्सिस, ये मिल रहा है x एक्सिस और हमें कर्व कुछ इस तरह से मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है फंक्शन ऑफ x। हमने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया है। इस ग्राफ में हमें इस कर्व और x एक्सिस
इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है। एरिया हमें फाइंड करना है लिमिट ऑफ सम से। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है वो है x इज इक्वल टू ए एंड लास्ट पॉइंट इज x इज इक्वल टू बी, और हमने इसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड किया है ताकि हम इसका एरिया फाइंड कर सकें। क्योंकि यहाँ पर जो एक शेप बना हुआ है इस तरह से, इस शेप का एरिया हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसे छोटे छोटे इस तरह से पार्ट में डिवाइड किए हैं। पर अभी भी अगर हम इन पार्ट्स को देखें तो अगर हम यहाँ से देखते हैं ये वाले पोर्शन को, तो यहाँ पर भी हम इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये इस तरह से बना हुआ है, और हमने अभी तक कोई भी ऐसा मेथड नहीं पढ़ा जिसमें हम इस शेप का एरिया फाइंड कर सकें। पर अगर हम इसे यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर दें, अगर हम इसे इस तरह से ज्वाइन कर दें तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल का एरिया हमें मालूम है लेंथ इनटू विड्थ। तो इस तरह से हम इसे अगर स्मॉल पार्ट में इस तरह से ज्वाइन करते हैं तो हम इसका एरिया डिफाइन कर सकते हैं। पर जब हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे तो हमें केवल इस पार्ट का एरिया मिलेगा। इस कंडीशन पर ये पार्ट बच जा रहा है, तो हर पार्ट में इस तरह के पोर्शन बचेंगे जिसका एरिया हम नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसे हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं। इतने छोटे छोटे हम स्ट्रिप्स लेते हैं, मीन्स स्ट्रिप्स की विड्थ इतनी पतली लेते हैं कि ये जो यहाँ पर ट्रायंगल है वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाए। देखिए अगर हम इसे इस तरह से बनाते हैं यहाँ पर, तो ये जो हमें शेप मिलेगा इस तरह से यहाँ पर, वो हमें ऑलमोस्ट रेक्टेंगल मिलेगा, और उससे वहाँ पर हमें एरर्स के चांसेस कम मिलेंगे, और हम अपने आंसर के, हम अपनी एरिया के और नज़दीक पहुँच जाएंगे। मतलब टोटली हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इसकी विड्थ को रिड्यूसेस टू जीरो करते हैं, अप्रोचेस टू जीरो करते हैं, तो हमें एरिया करेक्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने टोटल n स्ट्रिप्स में इसे डिवाइड किया है, और यहाँ पर इसकी विड्थ हमने ली थी h, दिस विड्थ इज h। तो जब हम इसे विड्थ को अप्रोचेस टू जीरो करते हैं तो कंडीशन अप्लाई हो जाएगा h अप्रोचेस टू जीरो, और h अप्रोचेस टू जीरो मिलेगा तभी हमें अपना हमारा आंसर करेक्ट मिलेगा। अब हमने यहाँ पर इस विड्थ को h मानी है, तो हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, क्योंकि टोटल हमने इसे n पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट की वैल्यू है a, लास्ट की वैल्यू है b, मतलब हम h को डिफाइन कर सकते हैं b माइनस ए अपॉन एन। अब यहाँ पर हमें n मिल जाएगा b माइनस ए अपॉन h, ठीक है। तो अगर हम h अप्रोचेस टू जीरो करते हैं मतलब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर हम विड्थ को बहुत छोटे छोटे विड्थ में बदल देते हैं, अप्रोचेस टू जीरो हम ले लेते हैं, तो उस कंडीशन पर जितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हम लेंगे, जितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में हम इसे डिवाइड करेंगे, वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब इस शेप में हमें इसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में इसे डिवाइड करना है ताकि हम एरिया करेक्ट फाइंड कर सकें, ठीक है। अब हम एरिया यहाँ पर किस तरह से फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर जब हम इसे n स्ट्रिप्स में बांट देंगे, तो n स्ट्रिप्स में बांटने के बाद हम सभी स्ट्रिप्स का एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें इस तरह से अभी रेक्टेंगल का शेप मिल गया है, और रेक्टेंगल में अगर हम लेंथ इनटू विड्थ करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। इस तरह से हम 1, 2, 3, 4 सभी रेक्टेंगल्स के एरिया फाइंड करेंगे, और लास्ट में उन सभी को सम कर देंगे। तो जब सभी को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल जो हमें यहाँ पर पार्ट दिया हुआ है, टोटल जो शेप दिया हुआ है, उसका हमें एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हम वही प्रोसीजर करते हैं यहाँ पर। तो ये जो पार्ट है, यहाँ पर x की वैल्यू है x0, यहाँ पर x1, x2, x3, ऐसे करते करते हम यहाँ पर मिलता है xn-1, ओके। जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पर y एक्सिस की वैल्यू लेनी है और इस विड्थ को लेना है।
विड्थ तो सभी जगह पर एक समान है क्योंकि हमने विड्थ यहाँ पर मानी हुई है h, तो सभी जगहों पर विड्थ एक समान है। और इसका जो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू है, लेंथ यहाँ पर चेंज हो रही है और लेंथ हमें क्या मिल रही है 0 से लेके दिस पॉइंट, मतलब ये हमें मिल रहा है y एक्सिस का वैल्यू और यहाँ पर हमें गिवन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर हमें y मिल रहा है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, मतलब इन सभी पॉइंट पर अगर हम y की वैल्यू लेते हैं तो उसे हम फंक्शन ऑफ x से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम इनके एरिया लेते हैं, तो ये हमें फर्स्ट मिल जाएगा h इंटू एफ ऑफ a, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू है a। सेकेंड हमें मिल जाएगा h प्लस एफ ऑफ a प्लस h। अब हमने इसे a प्लस h क्यों लिया, क्योंकि यहाँ तक का लेंथ 0 से लेके इस पॉइंट की वैल्यू हमें मिल रही है a, उसमें ये विड्थ ऐड हो गया, मतलब h ऐड हो गया, तो ये हमें मिल गया a प्लस h। सिमिलरली थर्ड पर हमें मिल जाएगा h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h, क्योंकि यहाँ पर 2 बार h ऐड हो गया। तो इस तरह से हम पूरे प्रोसीजर करते जाएंगे और ये वैल्यू हमें मिलती जाएगी। लास्ट पर हमें मिल जाएगा एफ एच इंटू ए ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये हमें मिल गया। ठीक है, तो जब हम हमने यहाँ पर क्या किया है, सभी रेक्टेंगल्स के एरिया निकाले हैं और उन्हें सम किया है। ये फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया, ये सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया, ये थर्ड रेक्टेंगल का एरिया और ये लास्ट में जो हमें nth टर्म मिल रहा है, nth हमें जो रेक्टेंगल मिल रहा है उसका एरिया। तो इस तरह से हमने सभी एरिया को लेके सम कर दिया। अब सभी में हमें h के टर्म मिल रहे हैं, तो h को हम कॉमन लेते हैं, तो h हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बताइए हमने कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर हमें कंडीशन अप्लाई करनी है लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि जब हम h टेंस टू 0 लेंगे, विड्थ को स्मॉल लेंगे, तभी हमें एरिया हमारा करेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने अप्लाई की लिमिट h टेंस टू 0 और ये कंडीशन हम एज इट इज लिख लेते हैं। ये हमें इस तरह से मिल गया। अब यहाँ पर जब हमने यहाँ पर h टेंस टू 0 लिमिट मतलब अप्लाई की है, तो हमें यहाँ पर कंप्लीट एरिया मिल गया। ठीक है, अगर हम इसे h को b और a के टर्म में लिखते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, ये हमें मिल जाएगा। अब अगर हमने h को b माइनस a अपॉन n में रिड्यूस कर दिया, उसमें हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो हमें लिमिट को भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर h टेंस टू 0 है तो हमें n टेंस टू इनफाइनाइट मिल रहा है, मतलब हम अब लिमिट लिख सकते हैं n टेंस टू इनफाइनाइट और ये हमें मिल जाएगा f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डैश 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 अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये हमें टर्म यहाँ से मिल गया। अब ये हमें कंप्लीट एरिया मिल रहा है, तो जब हम इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म पे लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन के फॉर्म पर हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x इन dx। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर जो हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, या हमें इस कर्व और x एक्सिस के बीच का जो पार्ट है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। कंडीशन है कि हमें a से लेकर b तक ही फाइंड करना है, इसके इधर की वैल्यू नहीं लेनी है और इसके बाद की हमें वैल्यू नहीं लेनी है। तो इसलिए यहाँ पर लिमिट अप्लाई किया गया है a टू b। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम कंडीशन है। यहाँ पर अभी हमने केवल सम फाइंड किया था, मतलब हमने एरिया फाइंड करके उनका सम कर दिया था।
अब अगर हम इंटीग्रेशन के टर्म पे लिखते हैं तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा, और इसे हम डिफाइन कर सकते हैं b माइनस ए एक कांस्टेंट है तो इसलिए हमने इसे बाहर लिख लिया, और ये हमें मिल जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो ये हमें मिलता है इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो लिमिट ऑफ सम मेथड से अगर हमें किसी भी इंटीग्रेशन को फाइंड करना है, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो उस कंडीशन पर हम इस मेथड को फॉलो करेंगे और फाइंड करेंगे। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमें एग्जांपल गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स। इसे हमें इंटीग्रेट करना है और कंडीशन ये है कि हमें इसे लिमिट ऑफ सम से इंटीग्रेट करना है। तो लिमिट ऑफ सम में हमने स्टडी किया है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू b माइनस a लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये हमने स्टडी किया है। अब हम यहाँ पर इस पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम b माइनस a फाइंड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल रही है 0 और b की वैल्यू मिल रही है 2, ठीक है। तो हमें b माइनस a मिल जाएगा 2 माइनस 0 दैट इज 2। तो हमें यहाँ से b माइनस a की वैल्यू मिल गई। अब हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h के लिए हमने पढ़ा है h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। तो ये हमें मिल जाएगा 2 अपॉन n। तो हमें h की वैल्यू भी मिल गई। इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन पे पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। यहाँ पर से a की वैल्यू पुट करिए, a है यहाँ पर 0, तो ये हमें मिल जाएगा फंक्शन ऑफ 0 प्लस यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा फंक्शन ऑफ a प्लस h। a की वैल्यू 0, यहाँ पर हमें h मिल जाएगा और h की वैल्यू है 2 अपॉन n। तो ये हमें मिल जाएगा 2 अपॉन n। सिमिलरली सॉल्व करते जाते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 4 अपॉन n प्लस अप टू हम यहाँ पर जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा f ऑफ दिस वैल्यू इज 0 और यहाँ से हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। h की वैल्यू है 2 अपॉन n, तो ये हमें मिल जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 अपॉन n। ये वैल्यू मिल गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू गिवन है x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर x की जगह पर हमें इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करनी है। सबसे फर्स्ट वैल्यू है 0, तो हम x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1, मतलब हम इसकी प्लेस पर पुट कर सकते हैं 1। फिर सेकंड पर हमें वैल्यू पुट करनी है 2 अपॉन n, तो इसकी जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली ये हमें मिल जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से लास्ट का टर्म हमें मिल जाएगा 2n माइनस 2 अपॉन n होल स्क्वायर प्लस 1। ये हमें टर्म मिल गया। अगर हम इस 1 1 1 ये सभी टर्म को अलग कर ले तो ये हमें मिल जाएगा, हमें सभी टर्म्स पर 1 मिल रहे हैं, मतलब 1 1 1 1 ये हमें अप टू n टर्म मिलेगा। तो यहाँ पर हमने इसे अलग करके लिख लिया 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। फिर उसके बाद बचे टर्म्स को लिखिए। ये हमें मिल रहा है 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यहाँ पर हमें मिल रहा है 4 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर और
इसके बाद हमें यहाँ पर मिल रहा है 2n माइनस टू अपॉन n, 2n माइनस टू होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमने 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स लिया है उसे हम n से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अगर हम 1 1 1 1 ऐड करते जाएंगे n टर्म्स तक तो उनका एडिशन हमें 1 मिल जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा इस तरह से 2 लिमिट 1 अपॉन n, यहाँ पर हमें मिल गया n इसके बदले, और यहाँ से हम 1 अपॉन n स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। अपॉन n स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू 2n माइनस 2 होल स्क्वायर, ये टर्म हमें मिल जाएगा। ये जो टर्म है ये हमें अभी यहाँ से अगर हम 2 को भी कॉमन ले लें तो ये हमें मिल जाएगा इस तरह से। तो अगर हम यहाँ से 2 स्क्वायर को भी कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 स्क्वायर, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 स्क्वायर, और इस तरह से हमें यहाँ पर मिल जाएगा n-1 होल स्क्वायर। अब ये जो हमें मिल रहा है हमने इसका एक्सपांसन स्टडी किया हुआ है। जब हमने 11th क्लास में बाइनोमियल थ्योरम स्टडी किया था और हमने उस चैप्टर पर इसका एक्सपांसन स्टडी किया था, तो उस कंडीशन पर हमें इसकी वैल्यू मिलती है 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n प्लस 4 अपॉन n स्क्वायर। ये इसका एक्सपांशन हमें मिल जाएगा n-1 2n-1 अपॉन 6। ये वैल्यू हमें यहाँ से इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका एक्सपांशन हमने स्टडी किया है, ये हमें इस तरह से मिलता है। इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, और ये हम यहाँ पर से इस n 1 अपॉन n को अंदर लेकर जाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर n अपॉन n ये हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर 4/6 सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 अपॉन 3, और यहाँ पर हमें मिल रहा है 1 अपॉन n स्क्वायर, n इंटू n स्क्वायर। इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, ये वैल्यू मिल गई। इसके बाद इसे हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिल जाएगा 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 अपॉन 3, यहाँ पर से 2n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा 2, और यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 3 अपॉन n, और ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करते हैं। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर से ये हमें केवल इतनी वैल्यू मिल जाएगी और ये दोनों टर्म हमें 0 मिल जाएंगे। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर से ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू एलसीएम लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन 3, 3 प्लस 4 इज़ 7 एंड 7 इंटू 2 इज़ 14। तो यहाँ पर से इसका रिजल्ट हमें मिल गया 14 अपॉन 3। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमें लिमिट ऑफ सम मेथड से हमें अगर इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये फॉर्म याद होना चाहिए। ओके, इस फॉर्म का इससे हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर जब हम करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल गई 0, b की वैल्यू हमें मिल गई 2, फिर हमने h की वैल्यू फाइंड कर ली। h हमें मिलता है b माइनस a अपॉन n, तो इस तरह से h हमें मिल गया 2 अपॉन n, और हमने b माइनस a डिफाइन किया, b माइनस a हमें मिल गया 2। फिर उसके बाद हमने इस फॉर्म पर वैल्यू पुट की है, b माइनस a इज़ 2, और हमने यहाँ पर से a की वैल्यू पुट की है, a प्लस h पुट किया, तो ये फंक्शन हमें मिल गया। फिर हमें यहाँ पर मिल रहा है फंक्शन ऑफ 0, फंक्शन ऑफ 2 प्लस n। तो जो हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन था उस पर हम x की वैल्यूज रखते गए। तो पहले हमने x की वैल्यू रखा 0, पहले हमने x की वैल्यू पुट की 0, तो ये हमें मिल गया 0 प्लस 1 दैट इज़ 1। तो इसी तरह से हम ये सारी वैल्यूज पुट करते गए। फिर हमने यहाँ से सभी फंक्शन पर सभी में हमें 1 1 1 1 मिल रहा है, हमने 1 को अलग कर लिया। अगर हम 1 को ऐड करते जाते हैं, अगर हम 10 टाइम्स 1 को ऐड करें तो हमें 10 मिलेगा,
इसी तरह से अगर हम n टाइम्स 1 को ऐड करेंगे तो हमें n मिलेगा, तो इसकी जगह पर हमने यहाँ पर n ले लिया। फिर उसके बाद इससे हम 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पर से एक सीरीज़ मिल जाएगा, और यहाँ पर हम सम ऑफ सीरीज़ के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और इसका सम हमें यहाँ से मिलता है n(n-1) 2n-1 अपॉन 6। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमने 11th क्लास में स्टडी किया हुआ है। तो हम जब भी हमें ये सॉल्व करना है तो हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम आने चाहिए, तभी हम लिमिट ऑफ सम को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, फिर हमें इसका एरिया मिल जाएगा, या हम कह सकते हैं हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी, या हमें जो भी कर्व गिवन होगा उसका एरिया मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। नाउ एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चंस देखते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन a to b x into dx। इसे हमें सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है। हमें इसे लिमिट ऑफ सम मेथड से सॉल्व करना है। तो हमें लिमिट ऑफ सम का फॉर्म मालूम है, हमें मिलता है इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू b माइनस a लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1 अपॉन n f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h अप टू f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। ये हमें इसका फॉर्म मिलता है। यहाँ पर हमें अगर इन दोनों का कंपेयर करते हैं तो a की प्लेस पर हमें a ही मिल रहा है, b की प्लेस पर हमें b मिल रहा है, और फंक्शन ऑफ x हमें मिल रहा है x। तो ये फॉर्म हमें एज इट इज़ मिलेगा। ओके, अब अगर फंक्शन ऑफ x है, मतलब फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमें मिल रही है x, तो अगर यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ इस फंक्शन पर पुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी, अगर हम यहाँ पर से पुट करते हैं a, फंक्शन पर a पुट करेंगे तो x की जगह पर हमें क्या मिल जाएगा? a। फिर अगर हम x की जगह पर पुट करते हैं a प्लस h तो हमें मिल जाएगा a प्लस h। फिर अगर हम पुट करते हैं a प्लस 2h तो ये हमें मिल जाएगा a प्लस 2h। ऐसे करते ये हमें मिल जाएगा a प्लस n-1 इंटू h तक, ये हमें मिल पता है। ठीक है, हमने यहाँ पर फंक्शन x गिवन है, इसलिए हम जो भी वैल्यू x की पुट कर रहे हैं हमें एज इट इज़ वही वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब इस सीरीज़ में देखिए a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, मतलब अप टू n टर्म्स तक हमें a एडिशन में मिल रहे हैं। तो अगर हम टोटल उन्हें ऐड कर दें n टाइम्स तो हमें मिल जाएगा na। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं b माइनस a लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। हम इसे लिख सकते हैं a प्लस a अप टू n टर्म्स। ठीक है, और यहाँ पर जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है h, यहाँ पर हमें मिल रहा है 2h, फिर हमें मिल जाएगा 3h, और लास्ट में हमें मिल रहा है n-1 इंटू h। ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर से हमने a को n टर्म्स तक ऐड किया तो ये हमें मिल जाएगा n-, यहाँ पर a n टर्म्स तक ऐड किया तो टोटल एडिशन हमें मिल जाएगा n इंटू a, और यहाँ पर से h हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1, और ये एक सीरीज़ मिल रहा है। इस सीरीज़ का सम हम फाइंड करते हैं और इसका सम हमें क्या मिलेगा, इसके लिए भी हमने एक स्टैंडर्ड फार्मूला डिराइव किया हुआ है। तो इसका सम हमें मिलता है n-1 अपॉन 2। इसके लिए सम हमें इतना मिल गया। ओके, अब यहाँ पर से अगर हम इस n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा b माइनस a लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिल गया n-1 इंटू h अपॉन 2। यहाँ पर से h की वैल्यू पुट करते हैं, h की वैल्यू हमें मिलती है b माइनस a इंटू, यहाँ से हम h की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा b माइनस a लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट
a प्लस n-1/2 और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी b माइनस a अपॉन n। ये वैल्यू हमने h की पुट कर दी। h की वैल्यू पुट करने के बाद हम यहाँ पर इसे डिवाइड करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा b माइनस a लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a प्लस यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 1/2 b माइनस a। इसे हम कॉमन ले लेते हैं और n-1/n को सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस 1/n। यहाँ से n/n हमें मिल गया 1 और 1/n यहाँ पर हमें मिल गया। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो हमें एज इट इज़ मिलेगा और ये भी हमें एज इट इज़ मिलेगा क्योंकि 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर हम पुट करेंगे तो वो टर्म 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू मिल गई। सॉल्व करते हैं, ये हमें मिल जाएगा b माइनस a, यहाँ से हमें मिल गया 2a प्लस b माइनस a अपॉन 2a माइनस a इज a, तो ये हमें मिल गया b माइनस a b प्लस a अपॉन 2। इसे हम लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 और ये हमें इंटीग्रेशन f(x) dx की वैल्यू मिल रही है जिस पर लिमिट अप्लाई है a टू b। ठीक है, इस तरह से हम लिमिट ऑफ सम फाइंड करेंगे। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि हमें सम ऑफ सीरीज पता होना चाहिए। यहाँ पर भी हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो अगर हम 1 2 3 4 इस तरह से ऐड करते जाते हैं तो उनका टोटल सम हमें क्या मिलता है। तो ये फॉर्म आपको पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 e to the power x dx। तो यहाँ पर हमें फंक्शन ऑफ x की जगह पर गिवन है e to the power x और a की जगह पर हमें गिवन है -1, b की जगह पर हमें गिवन है 1। ठीक है, तो इस तरह से हमें h मिल जाएगा b माइनस a अपॉन n, मतलब 1 माइनस -1 अपॉन n, दिस इज 2 अपॉन n। तो हमें h की वैल्यू मिल गई 2 अपॉन n। अब हमने जो वैल्यू मिलती है, हम जो फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं मेन फंक्शन ये वाला, इस पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमें मिलता है b माइनस a। b माइनस a यहाँ से हमें मिल गया 2, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 2। फिर हमें मिलता है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n फंक्शन ऑफ a, f ऑफ a। अब a यहाँ पर है -1, तो हमें ये मिल जाएगा f ऑफ -1 प्लस ये हमें सेकेंड मिलता है f ऑफ a प्लस h और h है यहाँ पर 2 अपॉन n, तो ये हमें मिल गया -1 प्लस 2 अपॉन n। फिर हमें मिल जाएगा f ऑफ -1 प्लस 4 अपॉन n और इस तरह से हमें ये मिल जाएगा f ऑफ -1 प्लस n-1 इंटू 2 अपॉन n। इस तरह से ये वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद हम इन फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। फंक्शन हमें गिवन है e टू द पावर x, तो हमें ये मिल जाएगा 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n -1 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा e टू द पावर -1, क्योंकि हम इस फंक्शन पर x की जगह पर पुट कर रहे हैं -1, तो ये हमें मिल गया e टू द पावर -1। सेकेंड हमें मिल जाएगा e टू द पावर 2 अपॉन n -1। ठीक, फिर हमें थर्ड मिल जाएगा e टू द पावर 4 अपॉन n -1 और इस तरह से करते हुए ये हमें मिल जाएगा e टू द पावर 2 अपॉन n n-1 -1। ये हमें टोटल मिल जाएगा फॉर्म। अब इसे हम किस तरह से सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से e टू द पावर -1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी e टू द पावर -1 है, यहाँ पर भी e टू द पावर -1 है। तो अगर हम e टू द पावर -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1, यहाँ पर हमें मिल जाएगा e टू द पावर 2 अपॉन n, यहाँ पर हमें मिल जाएगा e टू द पावर 2 स्क्वायर अपॉन n, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और इस तरह से हमें यहाँ पर मिल जाएगा e टू द पावर
n-1 इंटू 2/n। ये फॉर्म हमें यहाँ से मिल गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो e⁻⁻1 तो हमने कॉमन लिया है और ये जो मिल रहा है 1 प्लस e⁻2/n प्लस e⁻2²/n, ये हमें मिल रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और ज्योमेट्रिक पर ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है जिसका फर्स्ट टर्म हमें मिल रहा है 1 और इसके लिए अगर हम कॉमन रेशियो r, इसकी वैल्यू हमें मिल रही है e⁻2/n। टर्म हमें मिल गया, कॉमन रेशियो हमें मिल गया। तो हम यहाँ पर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का n टर्म्स सम वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सम फॉर्मूले पर हमें यहाँ पर उसकी वैल्यू मिलती है ar⁻n-1 अपॉन r-1। ये हमें सम ऑफ n टर्म्स इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ये वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर हम a और r की वैल्यू जब इस टर्म में पुट करेंगे तो हमें इस टर्म का सम मिल जाएगा। तो यहाँ पर से हम इसे लिख सकते हैं 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट e⁻⁻1/n। हमने इस टर्म को कॉमन ले लिया और यहाँ पर से ये वैल्यू को हम लिख सकते हैं a की वैल्यू है 1 इंटू r। r यहाँ पर हमें मिल रहा है e⁻2/n, तो ये हमें मिल जाएगा e⁻2/n, n की वैल्यू और इंटू n -1 अपॉन r की प्लेस पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा e⁻2/n -1। अब यहाँ से n and n कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट e⁻1/n e⁻2 -1 अपॉन e⁻2/n -1। अब यहाँ पर से e² -1 कांस्टेंट है तो लिमिट हम केवल डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2e⁻1 e² -1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू e⁻2/n -1। अब हम इसे दूसरे फॉर्म पर कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2e⁻1 e² -1 अपॉन लिमिट e⁻2/n -1 अपॉन 2/n। हमने यहाँ पर n को 2/n के रूप में लिखा है। तो अगर हम डिनोमिनेटर में n को लेंगे तो उसका मतलब वही होगा। अगर हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें यहाँ पर इस तरह से 2 बैलेंस करने के लिए लेना होगा। अब हमने यहाँ पर फंक्शन को 2/n के फॉर्म पे लिख लिया तो हम अब 2/n का लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अगर n टेंस टू इनफाइनाइट है तो 2/n टेंस टू 0 होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें लिमिट मिल गया 2/n टेंस टू 0। अब हमने स्टडी किया है लिमिट h टेंस टू 0 e⁻h -1/h इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हमने स्टडी की हुई है तो ये उसी फॉर्म पर हमें मिल रहा है। यहाँ पर h की वैल्यू हमें 2/n मिल रही है तो इस पूरे टर्म की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी और ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो हम बचे हुए टर्म्स लिख लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा e⁻2 -1 इंटू e⁻1 अपॉन 1। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा e² -1 अपॉन e। अगर हम e को e² और 1 के साथ अलग अलग लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा e² अपॉन e -1 अपॉन e। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा e -1 अपॉन e। तो ये हमें हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई। हमने इसे लिमिट ऑफ सम मेथड से सॉल्व किया है। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम आना चाहिए। यहाँ पर हमने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस के सम को यूज़ किया हुआ है। तो अगर हमें वो वैल्यू मिले पता होगी तभी हम उस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे।